आती है और विशेषकर जब शुरुआत करनी हो, तो यदि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को उठाया जाता है, अंकीय क्षमता जिसको हम व्यवहारिक गणित बोलते हैं, यदि इस व्यवहारिक गणित से होकर चला जाए, तो शुरुआत टॉपिक की या तो फिर मैथमेटिकल एक्शन से या फिर नंबर सिस्टम से और या फिर परसेंटेज से आमतौर पर शुरुआत की जाती है। इसके पीछे रीजन ये होता है, जैसे मान लिया संख्या पद्धति की शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर शुरुआत करने के पीछे इस टॉपिक का उद्देश्य ये होता है कि हम सभी लोग संख्यात्मक धारणाओं के साथ साथ जो सामान्य गणितीय संक्रिया है, योग व्यवकलन गुणा भाग और पक्षांतर आदि की क्रिया तथा सामान्यतः जो मेंटल एबिलिटी आधारित प्रश्न है और कुछ शाब्दिक समस्याओं से परिचित हो जाए, ये उद्देश्य होता है। दूसरी बात यह है कि संख्या पद्धति एक ऐसा टॉपिक है जहां से गणित की बेस बनती है। एक कैलकुलेशन की बात कर ले या फिर हमने कहा कि जैसे मानसिक योग्यता वाले प्रश्नों को पिक करना हुआ, संख्याओं के ऐसे तमाम धारणाएं सीखने और जानने को मिलती है जो कि आगे के टॉपिक में भी उपयोगी होती है। तो यहाँ से या तो शुरुआत किया जाए या फिर परसेंटेज से शुरू करें, और यदि प्रतिशत से शुरू करते हैं तो लाभ हानि फिर बट्टा ब्याज इन सभी के पार्ट को फिर आगे बढ़ाया जाए। तो चूंकि यहाँ पर शुरुआत करनी है तो मैं एक संख्या पद्धति का टॉपिक लेता हूँ। महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक से दो प्रश्न की प्योर यहाँ से पॉसिबिलिटी होती है, विशेषकर अंकीय क्षमता और विभाज्य, ये दो हेडिंग ऐसे हैं जिनसे दो प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी निश्चित रूप से होगी। ये दो हेडिंग का दो सेक्शन है, अंकीय क्षमता और विभाज्य, क्योंकि अंकीय क्षमता में 8 से 9 नेचर पढ़ते हैं और विभाज्य में भी 8 से 9 नेचर पढ़ते हैं। मतलब कुल मिला के ये 17-18 पैटर्न आपके केवल दो सेक्शन से होंगे, लेकिन टॉपिक वही जाना जाएगा, नंबर सिस्टम। देखिए कैसे हम लोग शुरुआत करेंगे। बने रहिए, हम बात करें अंकीय क्षमता को लेकर, तो हम सभी लोग संख्या पद्धति से शुरू करते हैं और जब हम लोग संख्या पद्धति का टॉपिक देखेंगे तो यहाँ से कुल 4 खंडों में बांटकर पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के टॉपिक को हम कुल 4 खंडों में बांटकर पढ़ेंगे। अब इसमें जो खंड पहला होगा जिसको सेक्शन ए बोलेंगे, सेक्शन ए, ये खंड पहला है जिसको हम सभी लोग अंकीय क्षमता के नाम से जानेंगे। अंकीय क्षमता न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये खंड पहला है। अब इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर ले जाए, ताकि जब जो चीजें पढ़े या जो चीजें सीखे एक क्रमबद्धता बनी रहे, एक सीक्वेंस बनी रहे। तो जब नंबर सिस्टम के हम लोग शुरुआत करेंगे तो सबसे जो पहला हेडिंग हम लोग रखेंगे वो होगा सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग। सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग, यूज ऑफ कोडेड पैटर्न, सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग, ये पहला हेडिंग होगा। जब हम दूसरे हेडिंग पर चलेंगे तो दूसरा हेडिंग बनाएंगे इकाई का अंक। दूसरा हेडिंग हम लोग क्या बनाएंगे, इकाई का अंक। वैसे इकाई के अंक में महत्वपूर्ण की बात करें तो दो है, एक तो गुणनफल में इकाई का अंक है, एक तो गुणनफल में इकाई का अंक है, और दूसरा है घातों में इकाई का अंक। ये दो ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इसमें 3 हेडिंग आपको बताऊंगा, एक तो गुणनफल में इकाई का अंक, दूसरा घातों में इकाई का अंक, और तीसरा जो डिस्कशन होगी वो होगी फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक। फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी चलें, दो हेडिंग शुरुआत की महत्वपूर्ण है इसमें। जब इसकी चर्चा करेंगे तो ये तीनों को बताएंगे, और जब इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे तो होगा योग पर प्रश्न, योग के प्रश्न। वैसे यहाँ पे इसको मूल केवल 3 हेडिंग में बांटेंगे, पहले इसको 4 हेडिंग में रखता था, और एक जो भिन्नात्मक योग का प्रश्न होता था जिसमें 4 पैटर्न होते थे, उसकी चर्चा मैं भिन्न के टॉपिक में करूंगा जब आगे भिन्न डिस्कस करेंगे। तो योग के प्रश्न मूलतः 3 प्रकार में बनते हैं, तो होगा प्राकृतिक संख्याओं के योग पर, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, और जब इसकी चर्चा होगी तो इसको दो मूल भाग में बांटेंगे, पैटर्न ए और पैटर्न बी। दूसरा होगा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के ऊपर, दूसरा होगा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर प्रश्न, और जो तीसरा हेडिंग बनेगा वो होगा प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग पर प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग पर प्रश्न। यह योग की 3 मुख्य संरचना है, और जब इसके आगे चलेंगे तो अब बैक टू बैक, अच्छा एक तो संख्याओं को लिखने में अंकों की आवश्यकता, संख्याओं को लिखने में अंकों की आवश्यकता। जैसे ये कह दिया जाए किसी पुस्तक में मान लिया कुल 366 पृष्ठ है, तो इन पृष्ठों को टाइप करने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो इस नेचर के प्रश्न आएंगे। इसके बाद 3 हेडिंग बैक टू बैक होंगे जो मेंटल एबिलिटी पर आधारित होंगे। एक तो होगा सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना, सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना, ये हो जाएगा। और एक हो जाएगा 2 पैर और 4 पैर वाले जानवर से प्रश्न, 2 पैर मेंटल एबिलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, 2 पैर और 4 पैर वाले जानवर पर प्रश्न, एक ये हो जाएगा। इसी मेंटल एबिलिटी पर आधारित एक हेडिंग होगा हस्त मिलाप पर प्रश्न, हैंड शेक बेस्ड क्वेश्चन, हाथ मिलाने पर या गिफ्ट देने पर जो प्रश्न बनते हैं, हस्त मिलाप, हैंड शेक बेस्ड क्वेश्चन, हस्त मिलाप पर प्रश्न। और एक संरचना और हम सभी लोग जान लेंगे, दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करना, दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो यह आपके संख्या पद्धति का खंड पहला है जिसमें 8 हेडिंग होंगे मुख्य रूप से, लेकिन अलग अलग क्रम में देखेंगे तो एक हेडिंग ये हो गया, 3 इसमें, 1 और 3 4, 4 3 7, हालांकि यहाँ भी 2 खंड बनेंगे, 7 और इसके बाद 5 इधर, 12 वैसे मुख्य संरचनाएं होंगी। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं ताकि जब खंड से शुरुआत करें तो आपको ये पता चलता रहे कि इसमें हमने कहां तक क्या बातें पढ़ी, क्या चीजें सीखी और क्या चीजें भी जानना और सीखना है। एक लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से सारी तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। ये हो गया हम लोगों का पहला खंड, अंकीय क्षमता। अब बात करते हैं दूसरा खंड में, पेज चेंज कर रहा हूं,
विभाज्य के संरचना की यदि बात करें तो इसका जो पहला हेडिंग बनता है वो होता है भाग के लंबी विधि पर प्रश्न। भाग के लंबी विधि पर प्रश्न। भाग के लंबी विधि के प्रश्न तीन मुख्य प्रकार में बनते हैं। सबसे पहला हो जाता है सूत्र पर प्रश्न और दूसरा हो जाता है जब प्रश्न में दो बार भाग देने की शर्त हो। जब प्रश्न में बस 2-3 मिनट और समय दीजिएगा ताकि ये हेडिंग को बताने के बाद अब एक एक पैटर्न पर शुरुआत करें। जब प्रश्न में दो बार भाग देने की शर्त हो और इसका तीसरा बनेगा योग अंतर पर प्रश्न। योग अंतर पर जब प्रश्न होंगे तो मूल 3 पैटर्न में सवाल बनेंगे। ये एबीसी 3 अलग-अलग पैटर्न में सवाल बनेंगे। और इसके बाद दूसरा मूल हेडिंग हो जाता है विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न। ये कंडीशन टाइप का प्रश्न होता है। जैसे लिख देता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 99 से घटेगी या निम्न में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त नहीं है, कौन सी संख्या 18 से विभक्त है, 24 से, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से और 1001 से। तो ये एक महत्वपूर्ण कंडीशन होगा जब आगे इस पर बताएंगे विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न। तो 2-3 मिनट ज्यादा और समय दीजिए। इसके बाद तो फिर आज की शुरुआत करेंगे मूल हेडिंग से और इसके बाद आएगा घातांकीय भाग पर प्रश्न जो मूल 3 हेडिंग में होगा। पहला हो जाता है सूत्र पर प्रश्न, दूसरा हो जाएगा घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न। घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न और इसका जो तीसरा बनेगा वो होगा शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। वैसे विभाज्य का लगभग सभी हेडिंग महत्वपूर्ण है, ये भी उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण में एक है। वैसे विभाज्य के हर एक संरचना को ध्यान से पढ़ेंगे लेकिन ये एक कुछ विशेष संरचना है। और चौथा होगा भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न। भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न यह मूल दो पैटर्न में बनेगा, टाइप ए और टाइप बी। यह विभाज्य का पाठ्यक्रम है, मतलब संख्या पद्धति के अंतर्गत जो दूसरा खंड हम सभी लोग देखेंगे इसका यह पाठ्यक्रम है। अब सेक्शन सी में क्या क्या चीजें हैं आते बस कुछ सेकंड का और समय। चलिए पेज चेंज करते हैं। यह होगा खंड तीसरा गुणनखंड फैक्टराइजेशन। इसको क्या हो गया गुणनखंड फैक्टराइजेशन का पार्ट। इसमें केवल 3 संरचना है, केवल 3 हेडिंग है। जब आप लोग गुणनखंड पढ़ेंगे तो इसकी 3 मूल संरचना हम लोग ध्यान देंगे। पहला होगा कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। दूसरा हो जाएगा कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। और तीसरा हेडिंग बन जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ये हो जाएगा 3 भाग इसमें। और एक अंतिम खंड होगा सेक्शन डी, ये भी बहुत छोटा खंड है। इसको हम लोग विविध के नाम से जानेंगे, मिसलेनियस। इसमें विविध के इस खंड में पहला हेडिंग होगा अंकों से संख्या बनाना। अंकों से संख्या बनाना। और दूसरा होगा संख्याओं का सामान्य परिचय। ये आपका पाठ्यक्रम है। ये संख्या पद्धति के अंतर्गत हम मूल रूप से 4 खंड पढ़ते हैं। अब लोग कभी-कभी जब संख्या पद्धति शुरू करते हैं तो आमतौर पे यह 18 से 20 लेक्चर चलता है, 20 लेक्चर मिनिमम, कम से कम 20 से 22 भी हो सकता है। तो कभी-कभी हमें लगता है कि ये टॉपिक पढ़ने में इतना ज्यादा समय, दरअसल टॉपिक एक है लेकिन खंड यूनिट 4 पढ़ेंगे आप लोग। अंकीय क्षमता एक यूनिट हो जाएगा, दूसरा यूनिट हो जाएगा आपका विभाज्य का। तो टॉपिक और उसके यूनिट में फर्क है, महत्वपूर्ण है। तो 4 खंड होंगे। 2 खंड आप ये देख रहे हैं गुणनखंड और विविध का। इसके पहले जो दूसरा वाला खंड था वह विभाज्य का था जिसमें यह संरचना थी। और जो खंड ए था, खंड पहला अंकीय क्षमता का, ये बात है। अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कुल मिला के। यहाँ से आज की टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो संख्या पद्धति के अलग-अलग खंडों के पाठ्यक्रम पर चर्चा हुआ। देखते हैं आप लोग खंड पहला बनाइएगा और इसके अंतर्गत भी पहला हेडिंग ले लीजिएगा। इसको इरेज कर दे रहे हैं, इरेज करते हैं। लिखा तो आपने है प्रतिरूपों का प्रयोग। पहले हेडिंग से शुरुआत करते हैं। यूज ऑफ कोडेड पैटर्न। यूज ऑफ कोडेड पैटर्न। देखते हैं प्रश्न कैसे बनेंगे। नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे, विशेषकर यह जो हेडिंग है, आपने रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक पढ़ा है। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग में किसी विशेष शब्द या किसी विशेष अंक समूह का कोड दिया होता है और उसी के आधार पर हमें विशेष शब्द या अंक समूह का डीकोड करना होता है। मतलब जो प्रश्न बनेंगे, जैसे मान लिया मैं ये लिख दूं, यदि a स्टार b बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये प्रकार से कोड दिया है। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि 9 स्टार 10 का मान क्या है, तो 9 स्टार 10 का मान क्या है? ऑप्शन में 71 है, 91 है, 81 है और 151 है। यह मैंने ऑप्शन दिया। देखिए हल कैसे करते हैं। तो यहां पर a स्टार b इसका कोड दिया हुआ है। a स्टार b का कोड क्या है? b का जो कोड दिया है
वो दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। तो इसी कोड में 9 स्टार 10 को क्या लिखेंगे? प्रश्न का अर्थ समझिए। जिस कोड में, जिस संकेत में, जिस कोड में a स्टार b को इतना लिखा गया है, उसी संकेत में, उसी कोड में 9 स्टार 10 को क्या लिखा जाएगा? तो a स्टार b का कोड क्या है? पहले a स्क्वायर करना प्लस b स्क्वायर और माइनस में ab। तो जब 9 स्टार 10 बताएंगे, ध्यान सुनिएगा, जब 9 स्टार 10 बताए तो इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। तो ये हो गया a स्टार b। और a स्टार b का कोड क्या है? पहले a स्क्वायर करना, a का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर करना, b का मान कितना है 10, अब 10 का स्क्वायर करें, माइनस a इंटू b, a का मान कितना है 9 और इंटू b का मान कितना है 10। बस कर लीजिए, 9 का स्क्वायर 81 आएगा, प्लस 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 और माइनस 9 का अपना 10 में 9 धामे 90। 100 में से 90 घटाएंगे 10 आएगा और 81 जोड़ दीजिए, 81 और 10 कितना हो गया? देखिए 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 9 का अपना 10 में 9 धामे 90 हो गया। 100 में से 90 घटाएंगे 10 और 81 10 जोड़ेंगे 91। तो कितना आसान था। एक प्रश्न और लिखिएगा, मैं इस पे रेस कर रहा हूं, बहुत कुछ है नहीं, केवल उस कोड को समझना होता है और फिर डिकोड करना होता है। a स्टार b बराबर a प्लस b प्लस a बटे b हो तो हमने ये लिखा कि 8 स्टार 2 प्लस 12 स्टार 3 का मान क्या है? इसका मान क्या है? चलिए देखें, a स्टार b का कोड क्या दिया है? जिस लैंग्वेज में a स्टार b को इतना लिखा गया, उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में 8 स्टार 2 और प्लस 12 स्टार 3 को क्या लिखेंगे? तो a स्टार b का क्या कोड है? a स्टार b का क्या कोड है? पहले a लिखना प्लस b करना और प्लस a बटे b, ये कोड है। तो उस कोड में सबसे पहले हम चलिए 8 स्टार 2 का मान निकालें। कैसे निकालेंगे? 8 को मान लीजिए a, 2 को मान लीजिए b। अब ये हो गया a स्टार b, इसका मतलब होगा a प्लस b, a का मान 8 प्लस b का मान 2 प्लस a बटे b, मतलब कितना? a का मान 8 है बटे b का मान 2, कितना आएगा? 8 में 2 से भाग करेंगे 4 बार में कट जाएगा, कितना होगा? 8 2 10, 10 4 14। देखिए 8 स्टार 2 का मान कैसे निकालेंगे? 8 को मान लीजिए a, 2 को मान लीजिए b, तो a स्टार b का मतलब क्या है? a प्लस b प्लस a बटे b, तो a का मान 8 है प्लस b का मान 2 है प्लस a बटे b मतलब 8 बटे 2, तो 8 बटे 2 का मतलब 4 हो गया, 8 और 2 10 4 14। अब 12 स्टार 3 निकालिए, तो इसको a मान लीजिए और इसको b। a स्टार b क्या होगा? 12 प्लस 3 और प्लस 12 बटे a प्लस b प्लस a बटे b, तो ये 3 चौके 12 हो गया, तो 12 3 15 4 19, 12 में 3 से भाग करेंगे 3 चौके 12, अब जोड़ेंगे तो 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 4 15 प्लस 4 19। अब हमें 8 स्टार 2 का मान पता चल गया कितना है 14, और 12 स्टार 3 का मान पता चल गया कितना 19, और दोनों का योग निकालना है क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, तो दोनों का योग होगा 33। योगफल कितना आएगा? 33। ये हम सभी का उत्तर होगा। एक बार मैं पोल्टर बनाना चाहूंगा, देखें लगा है, और एक सेकंड थोड़ा सा, केवल कोड पहचानना होता है, उसके आधार पर उत्तर करने हैं। तो अंकीय क्षमता का ये पहला हेडिंग था, अंकीय क्षमता का ये पहला हेडिंग था। अब आते हैं दूसरे हेडिंग पर। दूसरा हेडिंग है इकाई अंक। दूसरा हेडिंग क्या है? इकाई अंक। इसमें मूल 3 हेडिंग है। अभी आप पहला हेडिंग बनाइएगा। पहला हेडिंग होगा गुणनफल में, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे आप देखिए प्रश्न कैसे बनेंगे, प्रश्न का जैसे सिंपल होता है, इसमें यदि इस हेडिंग को ना भी बताए तो भी आसानी से हल करेंगे, लेकिन सीखने का एक लय जो हमने कहा, एक क्रमबद्धता जो होती है वह बना रहे, आप शुरू से एक एक पॉइंट को बारीकी से देखते चलें। हमने लिखा 348 है गुणा 57 गुणा 3463 गुणा 999। मैंने आपसे कहा कि इसके गुणनफल में, इसके गुणनफल में इकाई का अंक बताइए क्या होगा। चलिए देखें, सबके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अच्छा, हमें बताना केवल और केवल इकाई का अंक है, हमें बताना केवल क्या है? इकाई का अंक। तो जब गुणनफल में केवल इकाई ही बताना है, तो क्या इस तरीके से आप सभी संख्याओं का गुणा करेंगे? क्या आप ऐसा करेंगे कि 348 का गुणा 57 में गुणा करें और जितना गुणनफल आए फिर 3463 में गुणा करें? नहीं, ऐसे तो ना तो आप गुणा करेंगे ना तो मैं करूंगा। फिर हल कैसे करें? आप कहेंगे जब इसके गुणनफल में इकाई का अंक ही बताना है तो पूरा गुणा करने के बजाय हम लोग सभी संख्याओं में केवल इकाई का अंक नोट करें। जैसे 348, इसमें इकाई का अंक कितना है? 8। सभी संख्या में केवल इकाई का अंक नोट करें और उन्हीं का आपस में गुणा करें। जैसे 348 में इकाई कितना हो गया? 8 गुणा 57 में कितना हो गया इकाई? 7 गुणा 3463 में इकाई कितना हो गया? 3 गुणा 999 में इकाई कितना हो गया? 9। ये गुणा करें, ये गुणा करें, और अभी भी हमें पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। हम गुणा करेंगे और गुणा करते समय जैसे ही मान दहाई में जाए हम तुरंत दहाई के अंक को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें दहाई के अंक से मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल इकाई के अंक से। तो हम लोग गुणा करेंगे और गुणा करते समय जैसे ही मान दहाई में जाएगा दहाई के अंक को छोड़ देंगे और जो इकाई बचेगा उसी से अगली संख्या में गुणा करेंगे। जैसे 8 का गुणा यदि हम लोग 7 में गुणा करें तो 8 7 56 होगा, और जैसे ही मान दहाई में आए हम तुरंत दहाई के अंक को छोड़ देंगे। इससे मतलब नहीं है, 5 से मतलब नहीं है, दहाई से मतलब नहीं है। 8 7 56, दहाई का अंक 5 हटा दीजिए, अब इकाई का अंक 6 बचा। 6 से गुणा करिए अगली संख्या में, अब 6 से गुणा करें अगली संख्या में मतलब 3 में, तो 6 3 18 होगा, 6 3 कितना होगा? 18। अब हमें फिर दहाई से मतलब नहीं है, दहाई का अंक छोड़ दीजिए, दहाई से लेना देना नहीं है, तो दहाई हटा दिया, अब इकाई में 8 बचा। अब 8 से गुणा करें किसमें? अगली संख्या में। अब 8 से गुणा अगली संख्या में गुणा करेंगे तो 8 का गुणा 9 में, 8 9 72, और इसमें भी दहाई छोड़ दीजिए, बस इकाई पता चल गया कि इकाई का अंक 2 है, इसलिए पता चल गया इकाई का अंक 2 है। क्लियर है?
सबसे पहले दी हुई सभी संख्याओं में इकाई का अंक नोट करेंगे। 8 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 9 संख्याओं का गुणा करेंगे। जैसे ही मान दहाई में जाएगा, दहाई के अंक को छोड़कर इकाई के अंक से अगली संख्या में गुणा करेंगे। जैसे 8 7 56, दहाई का अंक 5 हटा दिया, 6 का गुणा 3 में 18। जैसे ही मान दहाई में दहाई हटा दीजिए, 8 का गुणा 9 में 72 और जैसे ही मान दहाई में दहाई हटा दीजिए, इकाई का अंक 2 हो गया। कितना था? बहुत आसान था। दूसरी बात ये ध्यान देना, कभी कभी इन संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक दिया होता है। इन संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक दिया होता है और कोई एक इकाई का अंक मिसिंग आउट होता है, वहां स्टार या हैच लगा दिया जाता है और उसकी पॉसिबल वैल्यू आपसे पूछा जाता है। जैसे एक सवाल में लिख रहा हूं, 5344 गुणा 67 गुणा 200 समथिंग है गुणा 2469 गुणा 88। यहाँ हमने 88 लिखा हुआ है। इसके गुणनफल में इकाई का अंक 2 है, तो हैच का न्यूनतम मान क्या होगा? देखिए, ये जो संख्या दिया गया है, इन सभी संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 2 है, ये प्रश्न में दिया है। हैच की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, जब हम लोग इसको हल करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले दी हुई सभी संख्याओं में इकाई का अंक नोट करेंगे। सभी संख्याओं में। जैसे 5344 है, इसमें इकाई का अंक 4 है गुणा 68 में इकाई का अंक 7 है गुणा 200 समथिंग है, यहाँ पर इकाई का अंक हैच है गुणा 2469, इसमें इकाई का अंक 9 है गुणा 88 में इकाई का अंक 8 गुणा करें। अभी भी पूरा गुणा करने के अच्छा, वो तो चलिए बात की बातें हैं। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमने देखिए इतना तो एक काम कर लिया क्या? सबसे पहले दी हुई सभी संख्याओं में इकाई का अंक नोट करें। देखिए, यहाँ पर इकाई का अंक हैच था, इसलिए हैच कर दिया। इसमें इकाई का अंक 9 है, इधर 8। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करें? मैं तो ये कहूंगा कि जो अदिश पद है, विलुप्त पद है, जो अज्ञात वाला पद है, उसको लास्ट में कर दीजिए। उससे समझना और सोचना आसान रहेगा। लेकिन मैं क्या करूँ, पहले मैंने आपसे कहा 4 पहले कर दीजिए, फिर गुणा 7 कर दीजिए, फिर गुणा 9 कर दीजिए, फिर गुणा 8 कर दीजिए। रही बात हैच की, तो इसको लास्ट में कर दीजिए। इससे कैलकुलेशन आसान लगेगा। बस गुणा करिए जैसे आपने पहले गुणा किया था, संख्याओं का गुणा करिए और जैसे ही गुणा करते समय मान दहाई में जाए, दहाई के अंक को छोड़कर इकाई के अंक से अगली संख्या में गुणा करेंगे। जैसे हम लोग 4 का गुणा करेंगे 7 में, 4 का गुणा 7 में गुणा करें तो 4 7 28 हुआ, दहाई का अंक हटा दीजिए, इस दहाई से मतलब नहीं है। अब बचा 8, 8 का गुणा अगली संख्या 9 में गुणा करिए। 8 का गुणा 9 में 8 9 8 9 72। अब ये दहाई का अंक 7 हटा दीजिए, दहाई से मतलब नहीं है। अब 2 बचा, अब 2 का गुणा 8 में गुणा करिए, तो 2 से गुणा 8 में 2 8 16। अब दहाई का अंक हटा दीजिए, इससे मतलब नहीं है। अब 6 बचा, अब 6 का गुणा कराना है हैच के ऐसे मान के लिए कि इकाई का अंक 2 आ जाए। आपको खुद से अपने तर्क का प्रयोग करते हुए, एक रीजनिंग स्किल का प्रयोग करते हुए बताना है कि मैं 6 का गुणा ऐसी कौन सी संख्या के साथ गुणा कर दूं, 6 का गुणा ऐसी कौन सी संख्या के साथ गुणा कर दें कि इकाई का अंक 2 आ जाए। बताइए, 6 का गुणा ऐसी कौन सी संख्या के साथ गुणा करें कि इकाई का अंक 2 आ जाए? तो आप कहेंगे 2 या 7। देखिए, यदि मैं 6 का गुणा 2 के साथ गुणा करता हूं तो 6 दूना 12 होगा, इकाई का अंक 2 आ जाएगा। या फिर मैं 6 का गुणा 7 के साथ गुणा करता हूं तो 6 7 42 होगा, इकाई का अंक 2 होगा। मतलब स्टार के दो मान संभव है, पॉसिबल है, 2 या 7। लेकिन हमारे प्रश्न में कहा है कि हैच का न्यूनतम मान बताना है। तो इसलिए जो हैच का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगा, न्यूनतम संभावित मान नहीं, क्योंकि यहाँ हैच जो है एकल अंकीय संख्या है, एक अंक वाली संख्या है। बात समझे? कुछ नहीं था। इसमें इकाई का अंक 4 है, इसमें इकाई का अंक 7 है, इधर हैच है, इधर 9 है और इधर 8 है। अपने कैलकुलेशन में सहूलियत के लिए हमने आपसे कहा कि हैच को लास्ट में कर दीजिए, अदिश वाला पद। मतलब पहले 4 है गुणा 7 है गुणा 9 है गुणा 8 है और गुणा हैच को लास्ट में करना। कैलकुलेशन करना तो पहले 4 का गुणा 7 में 4 7 28 होगा, दहाई का अंक हटा दीजिए। अब 8 का गुणा 9 के साथ 8 9 72, ये दहाई का अंक 2 हटा दीजिए, सॉरी दहाई का अंक 7 हटा दीजिए। अब 2 का गुणा 8 में 2 8 16, दहाई का अंक 1 हटा दीजिए। अब 6 का गुणा हैच के ऐसे मान के लिए गुणा करना कि इकाई का अंक 2 आ जाए, क्योंकि प्रश्न दिया। तो 6 का गुणा 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 होगा, इकाई का अंक 2 आ जाएगा और 6 का गुणा 7 में 42 होगा, इकाई का अंक 2 आएगा। हैच के दो मान संभव है, 2 या 7। हमें मिनिमम एक्सेप्ट करना है उत्तर। तो इसमें अभी हमें 2 पॉइंट नोट कराना है और इसमें 2 पॉइंट हम नोट करेंगे, लेकिन इसको चलिए नेक्स्ट में नोट कराएं। और नोट चूंकि नोट कराने के साथ साथ एग्जांपल भी देना होगा। और क्लास में आज यहीं तक प्रोग्राम दर्शक कमेंट भी रीड नहीं कर पा रहे हैं, क्या पढ़ने हैं, कितने खंडों में पढ़ने हैं, सिस्टम पढ़ने का क्या होगा। और वहां से औपचारिक हमने एक दो छोटी छोटी संरचनाएं थी लेकर शुरुआत किया। नोट पॉइंट से कल से शुरू करेंगे।